जी आज का हमारा जो एजेंडा है, एक तो हमने सीखना है IRR। IRR स्टैंड फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं बाद में करवाऊंगा। आज पहले एक सवाल ऐसा करते हैं, बल्कि दो सवाल, एक मैं करवाता हूं, एक आप मुझे करके दें। वो सवाल लिखकर ही बताता हूं कि क्या मसला है। तो क्वेश्चन लिखिए, एन अमाउंट ₹7,000 invested at the end of each quarter for 5 years at the rate of 8% compounded monthly, what will be the future value? ये इसकी क्या फ्यूचर वैल्यू होगी? एक 7,000 हमने इन्वेस्ट किए और 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किए, 8% रेट है, क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी? क्या फाइंड कर सकते हो फ्यूचर वैल्यू? ये एन्युटी है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? पहले तो ये एन्युटी है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्या आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हो? या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? हाँ जी, चलो जी, कुछ लोगों ने तो नोट कर लिया मसला। इसमें मसला ये है, जो इंस्टॉलमेंट है वो है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बट जो रेट है वो कंपाउंडेड मंथली है। प्रॉब्लम ये है, पहले हमने जितने भी सवाल किए थे वो एक जैसा थे, इंस्टॉलमेंट भी वही कंपाउंडिंग थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही कंपाउंडिंग है। जब कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको इंस्टॉलमेंट की कंपाउंडिंग कोई और हो और रेट की कंपाउंडिंग कोई और, तो सबसे पहले हमने इनको सेम बेस पे लाना है। क्या आप इंस्टॉलमेंट को मंथली बना सकते हो? yes, sir. इंस्टॉलमेंट जो 7,000 क्वार्टरली है, क्या इस इंस्टॉलमेंट को मंथली करना आसान है, या 8% मंथली को कंपाउंडेड क्वार्टरली में कन्वर्ट करना आसान है? इंस्टॉलमेंट चेंज करें या रेट चेंज करें? अच्छा, जिसने जो इंस्टॉलमेंट चेंज करनी है, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ाया और ना ही मैंने आज तक पढ़ा, वो इंस्टॉलमेंट चेंज करेगा। मैंने आपको रेट चेंज करने का तरीका जरूर सिखाया कि एक रेट से दूसरे रेट में कैसे जाना है। तो इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट करने की बजाय क्या करेंगे? रेट चेंज कर देंगे। आपको पता है मंथली से क्वार्टरली कैसे जाना है? ऐसा कोई तरीका सीखा है हमने, और ऐसा पेपर में सवाल एक अलग से भी आता है। ये सवाल रेयर केसेस में है, ये जो अभी हम करने लगे हैं ना, ये बहुत कम होता है। जब आ जाए तो करना क्या, तरीका कार क्या होगा कि हम रेट चेंज करते हैं। कैसे? हमें मंथली गिवन है, क्वार्टरली फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला बनता है? 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4 और 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर दो। एक रेट गिवन है वो पुट कर दो, दूसरा रेट फाइंड कर दो। मंथली गिवन है तो 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 12 और 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4, इसको कर देंगे सॉल्व फॉर एक्स। तो हमारे पास आई का आंसर आ जाएगा। करो जरा पुट और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 8.08%। 8.08%। अब इस रेट से आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस रेट से आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
तो क्या फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का, वो बाकी तो सारा काम आसान है। S इज इक्वल टू आर इंटू एनुअली ड्यू है ऑर्डिनरी है, 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4 n माइनस 1 ओवर आई ओवर 4। आर हमें गिवन है 7000, 1 प्लस 0.0808 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 0.0808 डिवाइडेड बाय 4। जी आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गई। ऐसा कब करना है जी? देखो 8.05 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, 8.05 है सर। चलो आप अपना फाइंड करके लिखो। 8.05 यस। चलो आंसर बता दो। फिर 17029 17029 ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। सवाल की समझ लगी कि सवाल किस तरह का है कि आपके पास इंस्टॉलमेंट की कंपाउंडिंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग में जब फर्क है तो किसको चेंज करने की इजाजत है हमें? रेट चेंज करते हैं। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखा दें। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू of an amount rupees 4000 invested at the start of each month for 7 years at the rate of 10% compounded semi-annually। करो जरा। हो गया। क्वेश्चन में जो मसला है वो मिल गया। यस। 244507।
256225 चलो देखें, रंग बिरंगे आंसर देखते हैं। अच्छा, पॉइंट के बाद ना 2 डेसिमल तक लेना रेट, ताकि सबका आंसर बराबर है, और राउंड ऑफ करके लेना। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मसला आइडेंटिफाई करें। इंस्टॉलमेंट है ईच मंथ और रेट है सेमी एनुअल। तो रेट को हम कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास है। क्या करेंगे, रेट 10% सेमी एनुअली को कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12। कितना रेट आ गया? 9.79%। यही आ रहा है, सबका यही है। अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। क्या चाहिए? तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिख लेते हैं, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 12 आएगा या 2 आएगा? 12, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की चीज आती है। माइनस 12n ओवर आई ओवर इंटू 1 प्लस आई ओवर 12, क्योंकि ये एनुटी ड्यू था। पुट कर देते हैं। आर हमारे पास कितना है जी? 7000 या 4000? 4000। 1 माइनस 1 प्लस रेट हो गया 0.0979 ओवर 12 की पावर माइनस 12 इंटू 7 84 डिवाइडेड बाय 0.0979 ओवर 12 इंटू 1 प्लस 0.0979 ओवर 12। चलें जी, कैलकुलेटर की बात रह गई, आप तो कैलकुलेटर में पुट करके आंसर। सही है मेरा 24450 24450 ठीक होगी बात। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके पास, कि आपके पास ये एक सवाल कभी कभी आ जाता है। चलें जी, आप जाग जाए फिर। हाँ जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंट, कैपिटल कॉस्ट, ये एक ही चीज है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक एनपीवी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन? एनपीवी के साथ मतलब प्रेजेंट वैल्यू के साथ रेट का इनवर्स रिलेशन। क्या रिलेशन है? इनवर्स। रेट ज्यादा तो एनपीवी कम, रेट कम तो एनपीवी ज्यादा। अब आए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसपे एनपीवी 0 होती है, जिसपे नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए, अगर आपका रेट ज्यादा है तो एनपीवी कम होगी। अगर आप नेगेटिव है, सपोज आप चाहते हो कि आपकी एनपीवी 0 हो जाए, तो आप अपनी एनपीवी बढ़ाना चाहते हो तो रेट कम कर देंगे। जैसे जैसे रेट कम होता जाएगा वैसे वैसे एनपीवी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा टाइम भी आएगा वो 0 हो जाएगी। जिस रेट पे एनपीवी 0 हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आईआरआर।
internal rate of return, a rate of return where NPV is equal to 0. NPV stand for net present value. कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, एक और डेफिनेशन भी है, वो कहते हैं कि a rate of return where present value of inflow is equal to present value of outflow. तो पहले दूसरे सेंटेंस में फर्क है या सेम है? एक ही बात लिखी हुई है, क्योंकि एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? सभी एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? कबीर आपसे पूछा, एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? चलो यही बता दो दोबारा, एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? नहीं याद तो सुन के भी नहीं याद? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और अगर ये दोनों बराबर हो तो उनको माइनस करेंगे तो एनपीवी क्या होगी? 0. ये तो अब याद होना चाहिए. अब तो हमारा पेपर सर पे है, अब तो ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए. आप कह रहे हो याद नहीं, ध्यान रखा करो इस चीजों का. इसको थोड़ा छोटा कर, ठीक है? इतना बड़ा आंखों में दर्द होती है. नहीं मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे बता दें उस हिसाब से. ये ठीक है, ओके. क्योंकि मैंने तो स्क्रीन पे लिखना था, तो इसलिए मुझे जो आपके लिए सही रहेगा वही ठीक है. चलो जी, तीसरे नंबर पर वो कहता है कि जनाब प्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन present value of inflow and present value of outflow is nil. ये बात भी वही लिखी हुई है, ठीक होगी बात? तो IRR इसको देख के मुझे बताएं, ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. किस चीज का? हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है. सपोज दैट IRR हमारा आ गया 16%. IRR क्या आ गया? ये वो रेट है जिस पे नेट इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बराबर है. ठीक है? इसका क्या मतलब है? हमें उस प्रोजेक्ट से कोई फायदा होना है या नहीं होना? ये जो प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, होता क्या है? हमने करनी होती है इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना होता है. उस पैसे लगाने से हमें वापस रिटर्न मिलेगा. कोई मशीन खरीदनी है, कोई कारोबार शुरू करना है, तो हम कारोबार शुरू करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं कि हमें उससे कोई फायदा भी होना है या नहीं. हम सारे उसके इनफ्लो देख लेते हैं और आउटफ्लो, और उनकी क्या फाइंड कर लेते हैं? एनपीवी. अगर एनपीवी आ गई ना 0, जिस रेट पे एनपीवी 0 आ गई ना, उसका मतलब है वो ये रेट है. सपोज ये रेट है 16%, दैट इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. अब हमसे ये पूछा जाता है कि हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं. किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते? जिसकी एनपीवी नेगेटिव आती है, जिसकी एनपीवी नेगेटिव आती है. इसकी तो एनपीवी 0 है. अब अगली बात, अब इसका मतलब भी सुन लें. 16% का मतलब ये हरगिज नहीं है. 90% लोग ये बात समझते हैं कि ये वो रेट है जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है. ये बात गलत है. अब इसका असल नाम भी सुन लें, और इवन के ये आपका सीए फाइनल के अंदर भी है, एंड तक है. ये IRR आपकी जान नहीं छोड़ेगा, और इसका मतलब आपको सही मायने में पता होना चाहिए. इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट के ऊपर ना आपको 16% का रिटर्न मिलेगा. ये वो मिनिमम रिटर्न है. मतलब हर 100 रुपए इन्वेस्ट करने के ऊपर कितना बचेगा आपको? 16 रुपए. अब मैं बताता हूं कि आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना. मार्केट में आपको बैंक 18% दे रहा है, प्रोजेक्ट आपको कितना दे रहा है? 16%. तो क्या करना चाहिए? मार्केट में इन्वेस्ट कर देना, बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? बैंक में. वो आपको 18% ऑफर करवा रहा है. ये कितना करवा रहा है?
अगर बैंक 15% ऑफर करवाता तो फिर ये बेस्ट है। तो होता कि IRR वो रिटर्न होता है जो आपको बिजनेस मिनिमम इतना देगा। ये वो मिनिमम रिटर्न है जो बिजनेस आपको अगले 2-3 सालों के अंदर कमा के देगा। अगर ये रिटर्न आपका मार्केट या बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस के अंदर। अगर ये रिटर्न मार्केट के रिटर्न से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे या उधर इन्वेस्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा। तो 16% का ये मतलब हरगिज नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है 16% रिटर्न मिलेगा इस प्रोजेक्ट से आपको इन्वेस्टमेंट करने से। और अगर ये मार्केट से ज्यादा मिल रहा है तो अपना बिजनेस करो, और अगर कम मिल रहा है, अब दूसरी बात मैं और भी सिखाता हूं डिफरेंट वेज में। आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया 2 लाख रुपए, उसके ऊपर रिटर्न आपको कितना मिलेगा 16%। तो आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा, 2 लाख का 16% निकालो जरा, कितना आ गया 32,000। अब ये 2 लाख ना आपने बैंक से लेकर दिया था, कितना आ रहा है 32,000। ये लोन आपने कहां से लेकर, इन्वेस्टमेंट कहां से शुरू की थी, बैंक से पैसा लेके। बैंक ने आपको ये दिया था 13% के हिसाब से, तो बैंक को आप कितना पे करोगे 26,000। तो आपको कोई फायदा हुआ या नहीं? बैंक से 2 लाख रुपए लिया, बिजनेस में लगाया, बैंक ने आपको दिया वो 13% के हिसाब से। बिजनेस आपको कितने फीसद कमा के देगा 16%। तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका 3% का प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा, अगर बैंक आपको यही 20% के हिसाब से देता और बिजनेस आपको 16% रिटर्न कमा के देता तो 20% के हिसाब से तो 40,000 बनता है। तो आप 40,000 का एक्सपेंस, 2 लाख तो वापस देना ही देना है ना, 40,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ रही है और हमें कमा कितना दे रहा है वो 2,32,000। तो क्या हमें ये बिजनेस करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें जितनी फाइनेंस कॉस्ट पड़ रही है उससे रिटर्न हमारा कम है। तो IRR ये हमें बताएगा कि बिजनेस आपको कितना रिटर्न देता है। जो IRR आ रहा हो ना, वो बिजनेस आपको मिनिमम इतना रिटर्न देगा। अब उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, मार्केट के रेट के साथ। अगर हमारा रिटर्न ज्यादा है तो बिजनेस करना प्रेफरेबल, मार्केट से रेट कम है तो बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे। हमें क्या फायदा, रुले भी सही, बिजनेस भी करें, रिस्क भी उठाएं और अल्टीमेटली 8,000 का नुकसान भी हो जाए। तो IRR क्या हुआ फिर? वैसे तो आपकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है जो मैंने 3 बातें लिख दी हैं आपको, यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही काफी है। प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों को IRR के बारे में पता होता है। 90% यही लोग समझते हैं कि IRR वो रेट होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। हालांकि IRR वो रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है कि मिनिमम इतना बिजनेस आपको कमा के देगा। प्रोजेक्शन है, बजटिंग है, एक्सपेक्टेशन है ये। अब IRR फाइंड कैसे करते हैं? ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, जहां NPV 0 होती है, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो आपस में बराबर होते हैं। एक सवाल करते हैं, कॉस्ट ऑफ अ मशीन is rupees 5 million. Expected gain from this machine over its 3-year life. ईयर 1 में 2 मिलियन, ईयर 2 में 1.5 मिलियन, ईयर 3 में 4 मिलियन। फाइंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फाइंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सवाल लिख लिया? इसमें इनफ्लो आउटफ्लो पहचान सकते हो? ये जो 5 मिलियन है आउटफ्लो है और ये जो है ये, ठीक है। IRR के अंदर हमें ये बात पता है कि इनकी दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आपस में बराबर होती है, ऐसा ही है।
लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू है ना वो सेम यूनिट में लेनी है। सबको या तो मिलियन फॉर्म में लिख लो या सबकी जीरो लगा दो आगे। ये 5 मिलियन जो लिखा हुआ है, तो अगर मिलियन फॉर्म में लोगे तो इसको क्या लिखोगे? 5। तो आपका फार्मूला क्या होता है IRR का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट को फाइंड करना है। अच्छा और अगर रेट गिवन भी होगा ना, तो आपने इसी तरह से जो हम तरीका कार पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आपने रेट फाइंड करना है। IRR देखिए, इनफ्लो 2 मिलियन ओवर 1 प्लस आई की पावर 1 लिखा जा सकता है। 2 मिलियन की एक साल की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये बनेगा, प्लस 1.5 ओवर 1 प्लस आई की पावर क्या लिखूं? 4 ओवर 1 प्लस आई की पावर क्या लिखूं? ये 3 सालों की प्रेजेंट वैल्यू बन गई, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लिख दूं 5 मिलियन। ये तो आज की है ना, इसके नीचे 1 प्लस आई नहीं लगना क्योंकि ये जीरो पे है। तो कैलकुलेटर में पुट करें, सॉल्व फॉर एक्स करें, आंसर आ जाएगा। $20.2 20.2। तो आई हमारे पास आ गया 20.2%। आई क्या आ गया हमारा? 20.2%। अच्छा, जो सैम्पलिंग के लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास, वो जो लेक्चर रिकॉर्डिंग है, किस किस ने सुने हैं? आपने सारे सुने हैं? टेस्टिंग के भी? एस्टिमेशन के, टेस्टिंग के किसने सुने हैं? टेस्टिंग के एक सुने हैं मैंने। अच्छा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं है, ये कंप्लीट है? जो मैंने सुना उसमें लेकिन अब आगे नहीं सुने, दो सुने। अच्छा, मतलब ये है कि अगर उसमें कोई मिसिंग है, क्योंकि उसकी ना मैं वो फॉर्म बना कर ना, वैसे किसी जो बच्चों को चाहिए होते हैं जो लाहौर के नहीं होते, तो मैं उसकी सेटिंग करके तो एक लिस्ट बना करना, तो QM की पूरी उसमें रख देंगे ना, कि अगर कोई इस तरह का मसला आ जाता है तो वो वहां से ही, अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस है तो फिर बंदा वो उसकी उतनी एक रिकॉर्डिंग कर लेता है। चलें जी, क्योंकि ये QM का तो हो गया ऑलमोस्ट सारा ही। 2 दिन प्रोजेक्टर खराब था तो हमने क्लास ही नहीं ली, तो इसलिए फिर ये ऑलमोस्ट ये कवर ही है। अगला सवाल लिखे, और ये इससे ज्यादा फाइनेंस नहीं है जितना हमने पढ़ लिया, इसके एडिशनल सवाल भी हम करेंगे। फाइनेंस तो सारा ही करना है, इधर जिधर से हमें मिलेगा हर जगह से करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आगे करता जाऊं, आप इसे भूलते जाएं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंस की थोड़ी इज्जत रखनी है। सर पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप कहते हैं जैसे नहीं, मुझे नहीं पता पेपर में कैसे सवाल आते हैं, मैं समझ रहा आपको पता है। नहीं मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी है तो मैं क्यों बताऊं? आप ना सिंपल जो हम क्लास में करते हैं ना, अगर ये समझ रहे हो ना, और आपको ये बाद में ये सवाल आ जाए तो आप इनको हैंडल कर लो, तो यही सवाल है। जो क्लास में करवाया जाता है ना, उसके बाहर पेपर नहीं आता, जो बस क्लास में कराया, बस क्लास में करवाया। तो जो सेल्फ टेस्ट में आता है सेल्फ टेस्ट भी तो क्लास में करते हैं। वो तो बाद में करते हैं ना। हाँ, तो मेन क्लास वाला मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास वाला समझ के भूल के ना जाओ, वो एक अलग बात है कि अगर मैं करवाऊँ आप बात कल को भूल जाए बातें आपको, तो फिर तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जो कंसेप्ट क्लास में करवा दिए है ना, वो रिवाइज करके फाइनल असाइनमेंट कर लो, आपका काम कंप्लीट। और मिक्स भी, और इस दफा मैंने कुछ और क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, वो मैं आपको वैसे अलग से दे दूँ, मिक्स में या फाइनल में? वो अलग से दूंगा, वो एंड पे, एंड कब? आखिरी दिन। चलें जी, क्वेश्चन लिखिए जरा। अब तो क्वेश्चन ये आप कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ आ प्रोजेक्ट is rupees 14 million. Expected gain over life of the project, over 4 years life लिख रहे, over 4 years life of the project is, ईयर 1 में 4 मिलियन,
ईयर 2 में 6 मिलियन, ईयर 3 में 5 मिलियन, ईयर 4 में 8 मिलियन, और एक लाइन और लिख लें, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू आफ्टर लाइफ इज रुपीज 2.5 मिलियन. फाइंड IRR. Residual value after life is 2.5 million. Find IRR. हाँ जी, इसका IRR फाइंड करो जरा. Zero point 246. मल्टीप्लाई पे 100 भी कर दो ना. 24.6. 24.6. 24.6. आप कितना आ रहा है? 23.9. 24.6. चलें जी, फिर इतना ही आता है. 24.6 के आसपास. हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है? पहले साल का इनफ्लो कितना है? ओवर 1 प्लस आई की पावर प्लस दूसरे साल का 1 प्लस आई की पावर प्लस तीसरे साल का 1 प्लस आई की पावर, चौथे साल का 8 नहीं ना, 10.5. अच्छा, अलग अलग एक ही बात है ना, अलग अलग लिखोगे या इकट्ठा करके लिखोगे, क्योंकि सेम टाइम है ना, तो इकट्ठा कर सकते हैं. 10.5 ओवर 1 प्लस आई की पावर इज इक्वल टू 40. 24.6. इसको सॉल्व फॉर एक्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. आई इज इक्वल टू 24.6%. ठीक होगी बात? एक टाइप ऑफ क्वेश्चन. IRR से टोटल 3 टाइप के सवाल आते हैं. एक, उसकी डेफिनेशन के राउंड अबाउट आ जाएगा कि IRR का मतलब क्या है, वो मिनिमम रिटर्न जो किसी प्रोजेक्ट से हमें हासिल होता है. दूसरा सवाल इस तरह का आता है कि आपको वो इनफ्लो और आउटफ्लो दे देगा, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू को बराबर रखकर हल कर दोगे. और तीसरा सवाल इसका जाती होगा, जो इसका फार्मूला लगाकर है. ये जो अभी हमने किया है ना, बस ये आपका PRC लेवल तक. नेक्स्ट इसका अपना फार्मूला भी है, तो फार्मूला से फाइंड होते हैं. तो लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो कभी कभी वो खुद आपको फाइंड करके चीजें दे देगा, तो हम उससे भी फाइंड कर लिया करेंगे IRR. तो IRR का फार्मूला भी लिख लें. A प्लस NPV of A over NPV of A minus NPV of B multiplied by B minus A. ये इसका फार्मूला है. A क्या चीज है? लोअर रेट. B क्या चीज है? अपर या हायर रेट. A प्लस NPV of A डिवाइडेड बाय NPV of A माइनस NPV at B मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A. A क्या है? लोअर रेट, और B क्या है? हाई रेट. आपको वो NPV दे देगा, रेट भी दे देगा, आपने बस इसमें पुट करके आंसर निकालना. अच्छा, किस के ऊपर? A के ऊपर NPV ज्यादा होगी या B के ऊपर?
एक लोअर रेट पे एनपीवी ज्यादा होती है, लोअर रेट के ऊपर एनपीवी ज्यादा होती है। चलिए एक सवाल लिखते हैं फिर। वो कहते हैं एनपीवी, हाँ जी, एट द रेट ऑफ 8% इज ₹50,000। एनपीवी 50,000 ना लिखो, 5,000, एक जीरो कम कर दो। एट द रेट ऑफ 15% इज ₹-2,000। फाइंड IRR। आपको उसने दे दिया कि एनपीवी एट द रेट ऑफ 8% इज 5,000, एनपीवी एट द रेट ऑफ 15% इज -2,000, और हमसे क्या पूछा जा रहा है जी? IRR फाइंड। तो IRR का फार्मूला क्या है? लोअर रेट मतलब ए, ये चीज आपके पास है ए, ये जो लोअर रेट है, और जो हायर रेट है वो क्या है? ये हमेशा ऐसे ही करना है, ये नहीं कि पहले रेट को ए कहना है, नहीं, छोटे रेट को ए, बड़े रेट को बी, अगर आप चाहते हो कि फार्मूला यही लगाना है तो अब आ जाए फार्मूला लगाते हैं। IRR का फार्मूला क्या है? ए प्लस एनपीवी एट ए ओवर एनपीवी एट ए माइनस एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए। लोअर रेट कितना है? प्लस उसकी एनपीवी ओवर 5,000 प्लस 2,000, फार्मूले में तो माइनस है क्योंकि एनपीवी भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय 0.07 लिख लो डायरेक्ट, 15 माइनस 7, 15 माइनस पूरा 13% ये हमारा IRR। जब आपको दो रेट बताए ना तो सिंपल उन दोनों की एनपीवी और उन दोनों के रेट फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास IRR, और ये हमेशा इन दोनों रेट्स के दरमियान में आएगा, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए एक एनपीवी पॉजिटिव हो एक एनपीवी नेगेटिव हो, तब दरमियान में आएगा, वरना नहीं। रेट जैसे 8 और 15% लिया है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एनपीवी है तो रेट इन दोनों के दरमियान में, तो वो तो अगली बड़ी बातें हैं, अभी छोटी बात है, अभी आप छोटे हो। हाँ जी, एक सवाल की नेचर, सवाल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब ना सिर्फ ट्रिक्स रह गए, फाइनेंस समझो खत्म हो गया, ट्रिक्स अभी हैं, ट्रिक्स तो अभी शुरू ही नहीं हुए, अभी आप फाइनेंस की थोड़ी सारी रिवीजन कर गए हैं, ताकि ये ना हो कि मैं ट्रिक्स की बात करूं आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा हूं तो फिर मसला खराब हो जाए। कौन सा? ये फार्मूला नहीं, मैंने इस फार्मूले की बात नहीं की, ओवरऑल फाइनेंस की बात की है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि वो आपको ऐसा देगा कि वो कह देगा जी ये मेरे पास ईयर्स हैं, कुछ इस तरह फॉर्मेट में दे देगा, और कह देगा जी एनपीवी है एट 5% और दे देगा एनपीवी है एट 8%, ईयर 0 1 2 3 4 करके ऐसे दे देगा। अब सपोज यहां पर है 0 पे हमेशा सेम ही होता है, सपोज यहां 6,000 है और यहां पर भी 6,000, दैट इज आउटफ्लो, इसलिए नेगेटिव लिखा है। 0 पे हमेशा आउटफ्लो ही होता है, इन्वेस्ट करते हैं हम पैसा, इनफ्लो आप लिखने लगे हैं, और उस पर उसने ना एनपीवी लिखा हुआ है। सपोज ईयर 1 पे हमारे पास आ गया जी 1,000, यहां पर आ गया जी 1,500, यहां पर आ गया जी 700, ये कितना हो गया हमारे पास टोटल? 3,200, 1,000, 2,500 और 3,200, और यहां पर हम लिख लेते हैं जी 2,000। ठीक है, अब यहां पर आप देख लें जी, यहां पर सपोज दैट आ गया 1,100, सपोज यहां पर लिख लेते हैं जनाब 1,700, यहां पर लिख लेते हैं जनाब 1,100, एज्यूम कर रहे हैं सारी वैल्यूज, यहां पर लिख लेते हैं सपोज दैट
3200। ये एनपीवी पर लिखा हुआ है, ये मैंने एनपीवी फाइंड कर ली, मैंने इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस लेकर सब कुछ किया है। ये हमारे पास एनपीवी आ गई। 5% के ऊपर कितनी एनपीवी आ रही है? 6000 माइनस करना है, बाकी प्लस करना है। जो ब्रैकेट में है वो माइनस करना है, वो आउटफ्लो है ना। तो एनपीवी कैसे फाइंड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 800 माइनस में, ये पॉजिटिव माइनस में आ रही है ना, तो इसको पॉजिटिव करना है, तो इसको 1000 कर दो, आखिरी वैल्यू को 1000 कर दो। 6000 में से माइनस करना है सब। 6000 नेगेटिव में लिखना है, बाकी पॉजिटिव में लिखना है। और इनफ्लो बढ़ा दो तो फिर भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 3000 माजरा 200 आ गया, और ये कितना आ गया? 1100। 8% के ऊपर ये कम होनी चाहिए, हमारी ज्यादा आ रही है, गलत। इनको ना इसको कर दो 1000 की बजाय, नहीं 900 कर दो, इसको 100 कम कर दो सारी, और ये 2000 रहने दो। अब एनपीवी बताओ, क्योंकि रेट कम हो तो एनपीवी ज्यादा होती है, रेट ज्यादा तो एनपीवी कम हो। कितनी? नहीं अब ठीक, क्योंकि एक हमें नेगेटिव में लेनी है, एक पॉजिटिव। अब आपके पास सवाल एक इस तरह से भी आएगा, वो आपको टेबल बनाकर दे देगा। हमने लोअर रेट और हायर रेट की एनपीवी फाइंड कर लेनी है। अब वही है, ये 5% की एनपीवी, ये 8% की एनपीवी, और आगे वही सवाल फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था आईआरआर का? लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट ओवर एनपीवी ऑफ लोअर रेट प्लस मल्टीप्लाइड बाय 0.08 माइनस 0. माइनस करके बता देते 0.03। तो कितना हमारा आईआरआर आ जाएगा? 0.05, मतलब 5. ठीक होगी बात। तो ये हमारा आईआरआर भी खत्म। टेबल में तो वो आपको टेबल ना बनाकर दे देगा, और टेबल कभी कभी बनाना भी आ सकता है, वो कल बनाए। कल मैं बनाना टेबल भी सिखाऊंगा आपको कि टेबल कैसे बनाते हैं ये, अगर ये डायरेक्ट ना गिवन हो तो। ठीक है, तो अब आपके कितने क्वेश्चन हो चुके थे? 47 क्वेश्चन कितने हो चुके हैं? 47। अब 47 से आगे कितने रह गए थे? चले अब सारे कंप्लीट करके आते हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। उसके जो सवाल लाजमी करके आना, सेल्फ टेस्ट, क्योंकि उसके बाद फिर पता नहीं इधर टाइम मिले या ना मिले।